हेलो बच्चों, बहुत सारा वीडियो आपने देखा, उसको शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं अभी उस सीरीज में ही चल रहे हैं कि हाउ कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम, या क्विक रिवीजन का पैकेज जो मेरा है वही है। लेकिन कोई भी वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपको करना केवल इतना ही है कि जो वीडियो हम डालते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, और उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, कंप्लीट सेंस में नहीं है, ये केवल एक रिवीजन पैकेज है, और उसी रिवीजन पैकेज को ही केवल हम लेकर आ रहे हैं कि जितना से प्रॉब्लम आपका बन जाए, 80% प्रॉब्लम अगर आपका बन जाता है इससे, तो काफी हमें खुशी होगी। और इसी सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स लेकर आए, जिसका 2 वॉल्यूम आएगा। एक वॉल्यूम में मैंने रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली हम छोड़ रहे हैं न्यूक्लियस को, जिसका अलग से किए जाएंगे, और फिर सेमीकंडक्टर होंगे। तो न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर का एक वॉल्यूम आएगा, और एक वॉल्यूम हमारा ये है जिसमें फिर से बोल दें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सरे है, और हमारा जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ लिख कर रखा है कि मॉडर्न फिजिक्स को 3 चैप्टर हम मॉडर्न फिजिक्स का ले रहे हैं, जिसमें पहला हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको कितना मिनिमम नॉलेज चाहिए, इसके लिए मैंने इसको घेरा डाला है कि 3 चीज हम पढ़ेंगे। एक हमारा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिससे कि 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है। ये 2 क्वेश्चन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आते हैं, तो इसको मैंने रखा है। दूसरा हमने बोर्स थ्योरी रखा है। बोर्स थ्योरी हम केमिस्ट्री का तो पूरा नहीं करने जा रहे हैं, बोर्स थ्योरी फिजिक्स वाला है, जिसमें हम इतना ही करने जा रहे हैं कि रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 5 चीज हमको चाहिए, जो आजकल के प्रेजेंट कंपटीशन का जो ट्रैक है उसमें ये सब खूब आते रहते हैं। तीसरा मैंने डाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक, जिसमें कि एकदम क्लियरेंस हमको चाहिए। 5 सीरीज इसके हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फन। ये 5 सीरीज का बेटर नॉलेज हमको चाहिए। तो 3 चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने रखा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्स थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे हमने एक्सरे को लाया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स आप जानते हैं कि बहुत स्कोरिंग पेपर का लाता है, इसको हर हालत में हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो एक्सरे में मैंने 2 तरह का एक्सरे लिया, एक हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे है और एक हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। लेकिन इसी कंटिन्यूअस एक्सरे को हम लोग ब्रेमेस्ट्रा लंग भी बोलते हैं, तो बगल में लिख दे रहे हैं कि ये हमारा जो है ना ब्रेमेस्ट्रा लंग। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे में हम जानेंगे कि कैसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ हम कैसे एक्सरे का निकाल सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। और आईटी का क्वेश्चन बैंक अगर देखिए तो लगातार कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा हमने लाया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, जिसमें आइंस्टीन इक्वेशन और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन बच्चों क्या है ना, तुम लोग तो सब जानता ही होगा। अब लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ जगह विवाद हैं, उस विवाद को हमको दूर करना है। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए मैंने लाया है कि जो हमारा कुछ विवाद उसमें पड़ा हुआ है उसको दूर करना है। और 2 ही किताब का सहारा दिया जाएगा। एक हमारे फिर से बोल रहे हैं कि किताब अगर कहीं डाउट होता है तो 2 किताब का सहारा लिया जाता है। एक हमारा बीएल थरेजा है, जिसका किताब का सहारा लेते हैं। एक हमारा डीसी तयाल है। देखिए, 2 राइटर हैं जो इंडिया के जाने माने राइटर हैं, और इन्हीं का सहारा लेकर सब कुछ दिया जाता है। अब बात रही कि इतना थ्योरी हम जान जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस, टू गेट द कॉन्फिडेंस, 2 चीज आपको करना पड़ेगा। आईटी का प्रॉब्लम्स आपको बनाना पड़ेगा और नीट का प्रॉब्लम्स बनाने पड़ेंगे। अगर इतना थ्योरी आप सीख लेते हैं जो आज हम बताने जा रहे हैं, और अगर 2-3 का प्रॉब्लम बना लेते हैं, तो हॉल में आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं, या घर में एक रिवीजन खाली डाल सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेते हैं। पहला यूनिट जो हम ले रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ कुछ डाला था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, बोर्स थ्योरी है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ये 3 चीजें हम जानेंगे, और इसी पर क्वेश्चन रहता है। देखिए, पढ़ने का बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन मिनिमम नॉलेज ऑफ द यूनिट जो है ना, वो इतना हमको चाहिए। तो आ जाइए, हम सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर
और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला यूनिट हम लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला, क्या स्टेटमेंट है, क्या लैंग्वेज लिटरेचर, ये सब कुछ नहीं, सीधे हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक फोटो बना रहे हैं। देखिए रदरफोर्ड ने बोला था कि जब हम एल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं किसी न्यूक्लियस पे, तो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन होता है, जिसको लेकर एक फोटो बनाए गए हैं। स्कैटरिंग एंगल हमने फाई माना है, लेकिन दो पार्ट में इसको बांटा है। ये हमारा 5/2, इधर हमारा है 5/2। फाई इज द स्कैटरिंग एंगल। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पैरेलल टू द टेंजेंट है, आप पैरेलल टू द टेंजेंट को हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा एसिम्पटोट है। ये भी हमारा एसिम्पटोट के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है, दोनों के बीच का गैपिंग जो है ना, यही हमारा कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमारा कैपिटल डी है, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, जिसको दो पार्ट में मैंने बांट कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा d/2 है, इधर जो ये हमारा है वो d/2 है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां से हमारा जो अल्फा पार्टिकल है रिफ्लेक्टेड बैक होता है दिस पार्टिकुलर पॉइंट से फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो पार्टिकुलर डिस्टेंस है जहां से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड बैक होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, इसी डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। और इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर डाला गया है न्यूक्लियस से वन ऑफ द एसिम्पटोट पर, और इसे हम लोग बी से दिखा रहे हैं। बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर है, तो ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका भी वैल्यू निकालना है। और ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसका भी वैल्यू हमको निकालना है। तो फोटो में एकदम क्लियर एक बार फिर बोल दें कि स्कैटरिंग एंगल 5 से दिखाया गया, जिसको दो पार्ट में मैंने बांटा है, वो 5/2 है। और इसलिए ये एंगल जो हमारा आ रहा है वो 90 डिग्री -5/2 है। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे। तो कुछ नहीं, अगर इलेक्ट्रोस्टैट का हल्का सा नॉलेज है तो बनेगा। तो फॉर डी हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डिफिनेशन बताया था कि जिस पार्टिकुलर डिस्टेंस से फ्रॉम द न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी लेकर जा रहा था हमारा अल्फा पार्टिकल, उस काइनेटिक एनर्जी को हम बराबर कर दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो हो जाएगा 1/4πε0 2e अल्फा पार्टिकल है, और उसके बाद जेडी किसी का भी न्यूक्लियस रहे डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी। यहाँ से आप डी निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/4πε0 और 2e इधर हो जाएगा जेडी डिवाइडेड बाई के ई, यानी जो काइनेटिक एनर्जी लेकर जा रहा है। तो यही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिस पर प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और अब बात रही इम्पैक्ट पैरामीटर की, तो हम इधर लिख रहे हैं कि फॉर बी निकालना है। तो देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं फार्मूला, बेसिक फार्मूला को, कि tan 90 डिग्री -5/2, tan 90 -5/2, और थीटा बहुत छोटा है, फाई का एंगल जो है बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं कि इतना बराबर b d/2। देखिए जब थीटा बहुत छोटा होता है या फाई जब बहुत छोटा होगा, तो टेन जो है वो हमारा टेन थीटा थीटा बराबर होता है, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है, और वही चीज मैंने लगाया है यहाँ। अब यहाँ से बी निकालेंगे आप, तो बी बराबर हो जाएगा d/2 और cot 5/2। ये हमारा हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसमें एक नोट लिख है ना, जो कि नीट का डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन था, स्टार देकर उसको लिख दे रहे हैं कि वेन फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री,
अगर फाई का मान हमारा 180 डिग्री हो जाए तो देन बी इक्वल टू हो जाएंगे 0। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मान 0 कब होंगे? तो जब हम स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री लेंगे। तो इतना नॉलेज हमको चाहिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी रीडिंग किताब में जो मारना है वो मारिएगा। तो चलिए बच्चों, एक बार फोटो हम दिखा दे रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो पहला मुद्दा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, दूसरा हमारा है बोर्ड थ्योरी। तो सेकंड में आइए, जो कि हमारा बोर्ड थ्योरी है। अब बोर्ड थ्योरी में क्या है कि हमको इसमें भी जो है ना, वो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। बोर्ड थ्योरी जो ले रहे हैं, क्या बोला इसने, क्या इसका रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, क्या स्टेटमेंट है, ये सब नहीं। यहाँ हम तो सोल्व द प्रॉब्लम्स के अप्रोच में है कि फॉर दिस एक इक्वेशन होगा एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएंगे। और सेकंड इक्वेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई जे डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकंड। अब ये दोनों को सोल्व करके हमको वेलोसिटी निकालना है, रेडियस निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो आफ्टर सोल्विंग दिस टू इक्वेशन, आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमने यहाँ वी गेट लगा दिया, यानी डायरेक्ट हम लिख देंगे, करके पूरा दिखाया नहीं जाएगा, सीधे लिख देंगे और वो भी समरी में लिखा जाएगा। तो ए नंबर में हम लेते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर हम आर एन निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा r0 in स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अगर r0 नहीं लिखना चाहते हैं तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, इधर हो जाएगा n स्क्वायर बाई हो जाएगा जेड। तो किसी भी एलिमेंट का अगर रेडियस निकालना है, अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो 0.1 रखिएगा, बाकी किसी का भी निकालना तो इस पर बैठाते जाएंगे। तो पहला टर्म हमारा था रेडियस, उसके बाद आइए वेलोसिटी। दूसरा टर्म हम ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इसको निकालने के लिए Vn बराबर लिख रहे हैं कि Vn बराबर हो जाएगा 2.2। देखिए 2.18 भी लिखा था, तो हम 2.2 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट करके कि 10⁶ जेड बटे एन, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। तो बच्चों एकदम डाटा याद रखना है कि आर एन कैसे निकालेंगे, Vn कैसे निकालेंगे। अब तीसरा में आइए, टोटल एनर्जी, जिसको हम टी से दिखा रहे हैं। और टोटल एनर्जी जब निकालना हो nth ऑर्बिट का ही, तो हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी। चौथा में आइए, इसको 1 कर देते हैं क्योंकि ये भी सिर्फ मैंने नहीं लिया, आगे जाकर 1 2 3 ले लिया। चौथा में आइए, काइनेटिक एनर्जी, जिसको के से दिखा रहे हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना हो nth ऑर्बिट का, तो हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएंगे एन स्क्वायर। तो सीधे हम खाली माइनस हटा दिए। और पांचवा में हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ये एकदम सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए सेम फार्मूला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। देखिए इतना हम करके रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो टाइप पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन जो जनरल मिनिमम नॉलेज चाहिए था वो मैंने इसमें डाला है। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला हमारा हो गया था
कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर नॉलेज हमको चाहिए। दूसरा हमारा था कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, आयनाइजेशन एनर्जी, इतना का वैल्यू हमको आना चाहिए। ये हमारा सेकेंड यूनिट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसी पर आप प्रॉब्लम बनाएंगे आईआईटी नीट का, तो देखिए आपको खुद समझ में आएगा। देखिए किसी भी टीचर का अगर एक्सपीरियंस देखना हो तो जब तक आईआईटी का प्रॉब्लम आप नहीं बनाते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों इतना ही पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों उम्मीद है कि आईआईटी का प्रॉब्लम आप जरूर बनाएंगे। चलिए अगला हम इसमें आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिससे भी आजकल ट्रैक है क्वेश्चन पूछने का। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम पहले जनरलाइज फार्मूला एक लिखते हैं कि वेव नंबर या वेवलेंथ निकालना है। तो फॉर दिस सबसे पहले जनरलाइज लिख देते हैं कि वेव नंबर कहिए, जो कि न्यू ऐसे करके लिखे तो वेव नंबर है, बराबर हो जाएगा 1/λ, और ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। ये तो बहुत आसान सा यूनिट है, जिससे कि प्रॉब्लम अगर आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। अब इसी में लिख देंगे फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लेते हैं तो 1/λ बराबर हो जाएगा आर, जेड का मान 1 बैठा दिए हैं, और ये हो जाएगा 1/n1² माइनस हो जाएगा 1/n2²। ये फार्मूला आपको हर हालत में याद रहना चाहिए। अब इसी में डिफरेंट सीरीज है, तो डिफरेंट सीरीज जिसमें हम पहला लेते हैं लाइमन सीरीज। देखिए ऑर्डरली याद रखना बहुत जरूरी है, वो हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं कि लाइमन चाहिए, उसके बाद बाल्मर है, फिर पास्कन है, फिर ब्रैकेट है, तब फंड है। हम ऑर्डरली की बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्डरली आप याद रखते हैं तो प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाएंगे, याद रखना बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज लेते हैं कि लाइमन सीरीज में क्या है। तो इसके लिए फॉर दिस n1 बराबर आप 1 लेंगे और n2 बराबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखो बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम लाइमन सीरीज से आता है तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब आर का वैल्यू तो आपको याद ही होगा कि 1.1 गुने 10⁻7 पर मीटर लेते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो लाइमन सीरीज लेंगे तो फार्मूला वही रहेगा, उसमें खाली चेंजिंग इतना होगा। तो एक तो ये होगा कि अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात फिक्स है कि n1 बराबर आपको हर हालत में 1 रखना है। किस रीजन में आते हैं, तो ये हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में है। तो ये हो गया अल्ट्रावायलेट, जिसको आप शॉर्ट में यू भी बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर हाँ देखा जाता है कि किस रीजन में है, ये पूछा जाता है, और कितना वेवलेंथ है किस सीरीज के लिए, वो आपको पूछे जाते हैं। तो ये तो पहला था लाइमन। दूसरा माइए एकदम आसान टेक्निकल अप्रोच है कि दूसरा आप अपने से ही तैयार कर सकते हैं कि अगला यदि n1 बराबर 1 है तो अगला जो हो रहे हैं n1 बराबर 2 होंगे, तब सीरियली याद रहेगा, तब हो जाएगा। तो दूसरा हमारा है बाल्मर। बाल्मर सीरीज में फॉर दिस n1 बराबर 2 लेंगे और n2 बराबर जो हो जाएगा ना 3, 4, 5 एंड सो ऑन। किस रीजन में होगा, तो विजिबल रीजन। तो ये याद रखिएगा, आईटी तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये विजिबल रीजन में है। तीसरा माइए, अब आप स्टाइल भी पैटर्न भी समझ गए होंगे कि आगे हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इतना इजी वन होता है ये टॉपिक, जिसमें कि आगे खाली बढ़ाते जाइए और प्राप्त होते जाएगा। तीसरा में है पास्कन। तो पास्कन सीरीज में क्या है कि फॉर दिस n1 बराबर 3 होंगे, n2 बराबर 4, 5, 6 एंड सो। किस रीजन में आएंगे, तो इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रीजन है, शॉर्ट में आप IR बोलते हैं। चौथा में आइए, जो कि हमारा ब्रैकेट है। ब्रैकेट सीरीज में फॉर दिस n1 बराबर 4 होंगे और n2 बराबर हो जाएगा 5, 6, 7 एंड सो।
रीजन क्या होंगे, तो इंफ्रारेड ही होंगे। पांचवा में आइए, जो कि हमारा फंड है, और फंड सीरीज में क्या होंगे कि फॉर दिस, इसी जगह लिख देते हैं कि फॉर दिस, इस सीरीज के लिए हमारा N1 बराबर 5 होंगे, N2 बराबर 6, 7 एंड सोन होंगे। किस रीजन में जाएंगे, तो इंफ्रारेड रीजन में जाएंगे। हमारे विचार से अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इतना नॉलेज अगर रखते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर रखिए, बोर्ड थ्योरी से रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब निकालने का तरीका एकदम क्लियर रखिए। और तीसरा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर क्लियर रखते हैं, और उसके बाद IIT-JEE का और उसके बाद नेट का प्रॉब्लम बनाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत हमको नहीं है। तो ये मेरा पहला यूनिट था जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर था। आइए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, जो कि हमारा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले ले लेते हैं, छोटा सा यूनिट है। उसके बाद हमारा एक्सरे होंगे, एक ही वीडियो में तीनों डालने का कोशिश है। तो हमारा नेक्स्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले होता है आइंस्टीन इक्वेशन। लेकिन किसने खोज किया, किसने एक्सप्लेन किया, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज, illustrated by आइंस्टीन। लेकिन क्या क्या किया किसने, तो हर्ट्ज ने क्या किया कि जिंक प्लेट पर यानी अल्ट्रा वायलेट रे को इंसिडेंट कराया ऑन जिंक प्लेट। और ये तो जनरलाइज था, लेकिन इसके पहले जो है ना, लिनार्ड और हॉलवेट आए थे। देखिए, इनके बाद जो है जब इनको सपोर्ट चाहिए, तो हम लिख भी दे रहे हैं कि सपोर्टेड बाई लिनार्ड एंड हॉलवेट। कैसे सपोर्ट इन्होंने किया, तो विजिबल लाइट दिया, विजिबल ऑन अल्कली प्लेट, यानी कि अल्कली मेटल का प्लेट लिया और उस पर विजिबल लाइट को इंसिडेंट कराया, तब भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों क्या है कि जब हम सुटेबल व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। दिस इवेंट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ नहीं है कि आप एक मेटालिक प्लेट लीजिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लीजिए सिंगल कलर का, और उसको इंसिडेंट कराइए, वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। और इसी घटना को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसकी पहचान सबसे पहले हर्ट्ज ने किया। और हर्ट्ज ने क्या किया था कि जिंक प्लेट लिया था, ऐसे जिंक प्लेट लिया, इस पर अल्ट्रा वायलेट रे को दिया, इंसिडेंट कराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। तो इसने बोला कि भाई इस घटना का नाम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे। इसको सपोर्ट किससे मिला, तो दो साइंटिस्ट से मिला, एक लिनार्ड से और एक हॉलवेट से। दोनों पेयर मिलकर इन्होंने सपोर्ट किया। और इन्होंने क्या किया कि विजिबल लाइट को अल्कली मेटल पर इंसिडेंट कराकर, यानी विजिबल लाइट लिए, अल्कली मेटल का प्लेट लिए, विजिबल लाइट को इंसिडेंट कराए, वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। और ये चीज सपोर्ट था हमारा हर्ट्ज का। लेकिन आइंस्टीन जो है वो जनरलाइज इसको कर दिए कि भाई किसी भी मेटल को लीजिए, उसके अनुसार सुटेबल लाइट लीजिए और तब इंसिडेंट कराइए, तो इजेक्शन होंगे इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा क्या है कि ये तीन क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने डाल दिया है। अब सीधा हम आइंस्टीन इक्वेशन पर चलेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन कोई नया चीज नहीं है। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होगा, देखिए एक तरफ हम ले रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है तो आइंस्टीन इक्वेशन भी याद होना चाहिए। दोनों का व्यू क्या है, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही याद दिलाते हैं कि इसने कहा था किसी भी सिस्टम पर अगर हीट एनर्जी आप देते हैं, देखिए किसी भी सिस्टम को अगर हीट एनर्जी देते हैं, लाइक कि आपको अगर कुछ हम रुपया देते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जैसे बाइक खरीदेंगे, शर्ट पैंट खरीदेंगे, जो हमारा आधुनिक सुविधा है वो पहले अपने खरीदेंगे।
जो कुछ बच जाएगा पैसा तो फिर हम कुछ दान देंगे या दूसरा का सहायता करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है कि किसी भी सिस्टम को अगर हीट एनर्जी हम देते हैं तो वो सिस्टम क्या करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी पहले रेज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी हमारा रेज किया और कुछ एनर्जी बच जाएगा तो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा। ये हमारा dq बराबर du प्लस dw है। लेकिन यहाँ पर विवाद थोड़ा केमिस्ट्री से होता है कि केमिस्ट्री के टीचर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि du बराबर जो होता है ना वो dq प्लस dw होता है। देखिए थोड़ा सा विवाद था कि वो कहते हैं कि du बराबर dq प्लस dw होता है, हम लोग बोलते हैं फिजिक्स वाले कि dq बराबर du प्लस dw होता है। क्या दोनों में से कोई एक ही सही है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये उस समय वैलिड है जब प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक हो, यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए हमारा जो होता है जिसमें सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में रखने का कोशिश करते हैं, तो हमारा ये है। इनका जो है वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का है, तो ये हो गया नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो याद रखना है कि कब हमको कब बोलना है, क्या बोलना है। अगर हमारे क्वेश्चन में क्वासी स्टैटिक लिखे हुए हैं तो dq बराबर du प्लस dw करना है, और नॉन क्वासी स्टैटिक है तो du बराबर dq प्लस dw करना है। अब दोनों एक जैसा कैसे हो गया? तो साइन कन्वेंशन में जो है ना वो थोड़ा सा बदलाव किया गया। हम लोग कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम को हीट एनर्जी हम देते हैं, यानी अगर सिस्टम को हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी dq जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है अगर सिस्टम को हम हीट एनर्जी देते हैं तो। वो उल्टा बोलते हैं। हमारा यहाँ है कि इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर अगर ये इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग du ग्रेटर देन 0 करेंगे। और बर्कडन का है तो हम लोग बोलते हैं कि बर्डन बाय द सिस्टम जो होता है, मतलब बर्कडन बाय द सिस्टम, इस परिस्थिति में dw हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं। विवाद का सबसे ज्यादा जगह यही होता है कि केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि बर्डन बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, हम लोग बोलते हैं बर्डन बाय द सिस्टम जो है पॉजिटिव होता है। अब लड़ाई झगड़ा काम तो क्लास के डिस्कशन में होता है कि कैसे क्या होंगे, लेकिन हम अपना क्लियरेंस देते हैं कि अगर मान लिया कि एक हमने सिलेंडर लिया है और एक पिस्टन लिया है जिसमें कि क्या है ना कि गैस मोलिक्यूल भरा हुआ है, अभी इनिशियल स्टेट में है। अगर इसको हम हीट एनर्जी देंगे, अगर इसको हम हीट एनर्जी देंगे तो देखिए y बराबर 0 पर ये था, जैसे हीट एनर्जी इसको मिलेगा इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर डेवलप करके एक्सटर्नल बर्डन करेगा और ये हमारा पिस्टन जो है ना यहाँ चलाएगा। तो ये y बराबर बाई हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के रूप में हो गया। इस पर फोर्स किधर लगा तो फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही दिशा में है तो बर्डन जो है ना पॉजिटिव होंगे, इसलिए बर्डन बाय द सिस्टम मैंने ग्रेटर देन 0 लिया है और उल्टा उनका केमिस्ट्री का है तो उतना समझे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैंने क्यों चर्चा में लाया? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि हमारा कहना था कि अगर इतना को आप बेटर से समझते हैं तो आइंस्टीन इक्वेशन को समझते हैं। देखिए कैसे इन्होंने बोला कि हमारा जो फोटोन का एनर्जी है, देखिए एकदम सेम चलता है कि आपको एनर्जी सिस्टम में दिया गया है, यहाँ फोटोन का एनर्जी हम देंगे, मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे तो जो भी एनर्जी दिए जाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वर्क फंक्शन करेगा। वर्क फंक्शन करेगा मतलब एबल टू इमिट होंगे, यानी कि मेटल से निकलने का कोशिश करेगा, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, यानी मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, जो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए वो वर्क फंक्शन है। और यदि कुछ एनर्जी बच गया है तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। तो बच्चों दोनों को गौर से देखो, इधर हमारा सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी जस्ट लाइक वर्क फंक्शन होते हैं। ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, टर्म को थोड़ा क्लियर रखते हैं कि ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये हमारा जो है वर्क फंक्शन है, और उसको तो आप पहचान ही रहे हैं कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है तो बगल में लिख भी देते हैं कि मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके लेकर टर्म वर्क फंक्शन है। इसका फार्मूला क्या होता है तो इसका फार्मूला वर्क फंक्शन का जो होता है वो hc बाई लैम्डा नॉट लीजिए या h न्यू नॉट कीजिए। फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेते हैं तो h न्यू नॉट, और अगर इसके टर्म में लेते हैं तो अब ये हमारा लैम्डा नॉट क्या है तो ये हमारा जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। नॉलेज तो प्रत्येक टर्म का चाहिए, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ एवं विच
above which ejection of electron is not possible. Ejection of electron is not possible. यानी वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर का वेवलेंथ अगर आप इंसिडेंट कराते हैं तो इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था। उसी प्रकार एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच ejection of electron is not possible, देखिए अगर बोर्ड पर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन को आप फार्मूला के रूप में इसमें याद रखिए कि अगर किसी फोटोन का एनर्जी निकालना है तो E बराबर जो हो जाएगा वो hc बाई लैम्डा होंगे, या इसी को हम hν बोलते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। लेकिन इसमें टेक्निकल अप्रोच भी है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आपको निकालना है तो 12,400 यानी 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, ऐसे 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा कीजिए, यानी hc का वैल्यू जो फिक्स था उसको डाटा में बदल दिए। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बच्चों इसको बढ़िया से याद रखना है कि इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन देखिएगा कि वेवलेंथ दे दिया है, उसके बाद एनर्जी सीधे पूछा है। तो एक बार फिर से कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट से ही हम आइंस्टीन इक्वेशन को समझने का कोशिश किए, जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन है, यानी फोटोन को जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटालिक सरफेस पर तो फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc बाई लैम्डा या hν। अगर हम hc बाई लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह तो उसमें बहुत ज्यादा h और c का वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट का नहीं दीजिए, आप उसको 12400 बटे लैम्डा कर दीजिए। शर्त यही है कि लैम्डा मस्ट बी एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉम एंड वी गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हमारा क्या है कि वर्क फंक्शन जो था उसका फॉर्मूला हमको क्लियर रखना है। तो ये तो हमारा हो गया कि आइंस्टीन इक्वेशन है, और आप समझते होंगे सारा चीज कि थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई पढ़े होंगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम की दुनिया यहीं से होती है, आइंस्टीन इक्वेशन से ही। और इसी को अगर डिफरेंट फॉर्म में आप ले जाते हैं, जैसे कुछ हम बताते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए E माइनस हो जाएगा 5। अब E बराबर जो हमारा है hν है और ये हमारा hν नॉट है, तो यहाँ से H आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है लिनियरली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं कि जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी इधर है, फ्रीक्वेंसी हमारा इधर, तो इसका ग्राफ ऐसे होंगे। ऐसे ग्राफ क्यों दिए हैं? क्योंकि ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बाबू ये लिनियरली जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है लिनियरली डिपेंड करेगा, इस बात को याद रखना। आईटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो इसको लिख देते हैं कि व्हेन न्यू बिकम्स डबल, न्यू बिकम्स यानी फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल। ये सब आईटी के क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा एकदम अलर्ट रहना है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मोर देन डबल होंगे। अब इसमें कुछ बातें भी, टर्म एंड कंडीशन भी याद रखने हैं। इसमें एकदम ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर ग्राफ खींचने कर दे कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर हमारा जो है इंटेंसिटी है, तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होंगे। तो इंटेंसिटी का रिश्ता जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और ऐसे आप पढ़िएगा कि आई बराबर जो होते हैं वो रियली में NHc डिवाइडेड बाई लैम्डा होते हैं।
तो इंटेंसिटी का सीधा रिश्ता जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहाँ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सीधा होता है। तो दो ग्राफ हमने डाला है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और एक हमारा है इंटेंसिटी। तो बच्चों एकदम याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता जब भी होता है तो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, और हमारा इंटेंसिटी का रिश्ता जब भी होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और इतना इंटेंशन हम इसलिए दे रहे हैं कि आईटी का क्वेश्चन बैंक देखिए तो लगातार क्वेश्चन इस तरह आए हैं, इसलिए इतना इंटेंशन दिए गए। अब देखिए इतना जब हम कर लेंगे तो एक फॉर्म और डाल देते हैं कि हमारा एनर्जी बराबर जो था, एनर्जी इक्वल टू था 5 प्लस के। अब यहाँ से के अगर निकालते हैं तो एनर्जी जो कि एच सी बाई लेमडा के रूप में होंगे, और ये होगा देखिए इसको इधर ले आए हैं तो एच सी बाई लेमडा नोट। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एच सी ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो डिफरेंट फॉर्म हमारा एक ये भी आएगा। उसके बाद एक टर्म और आपके साथ आएंगे जिसको भी डालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो आगे एक और फॉर्मूला इसमें कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारा ए भी नोट के बराबर होता है, जहां भी नोट जो है ना वो कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज जो करंट को एकदम जीरो करना चाहता है, या इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो टर्म आप याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है और हमको अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये भी नोट है। यहाँ टेक्निक भी है, एक टेक्निकल अप्रोच भी यहाँ है कि बच्चा को याद रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कोई और उसमें वोल्टेज मान लिया दिया हुआ है कि 200 वोल्ट और हमसे एनर्जी अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, जितना 200 वोल्ट दिया हुआ उसमें खाली ई लगा दीजिए तो एनर्जी निकल गया। उसी प्रकार उल्टा भी है कि अगर एनर्जी हमको दिया हुआ है मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमसे पोटेंशियल पूछता है तो भी निकालेंगे तो 100 वोल्ट, यानी कि एक बार अगर वोल्टेज दिया हुआ है एनर्जी निकालना है तो ई से गुना कर देना है वोल्टेज को ही, और अगर एनर्जी दिया हुआ है और हमको वोल्टेज निकालना है तो ई को गायब कर देना है यहाँ से और वोल्टेज डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो इतना हमको याद रखना है। अब इसी में एक और लास्ट इसका कि भाई एक फार्मूला के रूप में और जाने कि काइनेटिक एनर्जी जो हमने देखा वो ये भी नोट होता है, और अगर ये एच सी बाई लैम्डा के बराबर होता है तो यहाँ से लैम्डा अगर निकालते हैं तो ये हमको हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई भी नोट। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकाले, लेकिन इसका नाम है डॉने-हांस लॉ। डॉने-हांस लॉ, तो इसका नाम है डॉने-हांस लॉ। तो ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा, और इतना अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखते हैं आइंस्टीन इक्वेशन को लेकर तो हमारे विचार से प्रॉब्लम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। लेकिन इसका लास्ट है लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलो बच्चों इसका अगला यूनिट में देखते हैं लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ी थोड़ी कुछ बातें जो विवाद में थी उसको दूर करने का कोशिश है। पहले तो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो जानते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किसी भी मेटालिक सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। लेकिन आइंस्टीन ने बोला था कि ईच फोटोन इजेक्ट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्लैंक ने इसका खंडन किया था। तो उसी को हम डाल रहे हैं कि ईच फोटोन इजेक्ट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक बात सामने आई कि ऐसे जनरल किताब में क्या है कि लिखा हुआ है कि ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने लिखा है कि ईच फोटोन इजेक्ट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो विवाद ये है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। दूसरा टाइम लैग को लेकर है कि टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ ए फोटोन, इंसिडेंट ऑफ ए फोटोन and ejection of an electron, and ejection of an electron एकदम कंफ्यूज नहीं करना। ये होते हैं 10⁻⁸ सेकेंड, और इसको एकदम क्लियर रखिएगा। तो एटलीस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा क्या है कि टाइम लैग जो हमारा होता है 10⁻⁸ सेकेंड होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।
और BL थ्रेजा DCPL का मैंने नाम दिया है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है सब में, क्योंकि किताब में काफी विवाद है। जेईई मेन भी जब क्वेश्चन पूछा था तो काफी इसमें जो है डाटा सोच समझ कर डाले गए थे, 10 माइनस 8 चॉइस में नहीं था और नजदीकी करके दिया गया था, इसलिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो फिर से एक बार बताऊं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी बात मैंने बोला उसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करनी है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना मैंने बोल दिया है उसको याद रखना है। देखिए, इंटरेस्ट उत्पन्न नहीं करना केवल उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य था मिनिमम नॉलेज है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक से एक इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मान लिया अगर हम कह दें यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये टर्म खाली हम तीसरा डालते हैं कि यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एक होता है बर्गलर अलार्म, यानी इसका इस्तेमाल होता है बर्गलर अलार्म। देखिए, बर्गलर अलार्म जो हमारा होता है वीआईपी की सुरक्षा के लिए होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके घर में बर्गलर अलार्म लगा हुआ रहता है, जिसका रेंज जो है ना 3 किलोमीटर के आसपास होता है। यानी कि अगर 3 किलोमीटर धरती के नीचे, 3 किलोमीटर आसमान में, या 3 किलोमीटर चारों दिशाओं में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो ये घंटी खुद बज जाएगी, जिसका नाम है बर्गलर अलार्म। इसी में दूसरा इसका यूज होता है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज है वो हमारा है लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर जिसको आप सुने होंगे कि झूठ पकड़ने का मशीन है, सीबीआई इसका इस्तेमाल करती है। और बहुत क्रिमिनल, अगर कोई क्रिमिनल है जो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर है। तीसरा जो आजकल बिहार में खूब चला था, जो कि हमारा स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर है कि अगर आप ड्रिंकिंग किए हुए हैं तो आपकी पहचान इससे हो जाएगी, आपको श्वास लेने कहा जाएगा, छोड़ने कहा जाएगा, जिसमें स्मोक डिटेक्टर होता है। चौथा होता है ऑटोमेटिक काउंटिंग, यानी ऑटोमेटिक काउंटिंग अगर कहीं करना, अब हमारे घर में गेस्ट आए हुए रहते हैं तो अगर गिनने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस मशीन को आप लगा दीजिए जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है, और ये खुद बता देगा गिनकर। उसके बाद देखिए ई में है ऑटोमेटिक ओपनिंग, ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए डोर। आप देखे होंगे कि बहुत सारा जगह जो है ना, जब हम सामने खड़ा होते हैं तो गेट अपने से खुल जाता है, फिर जब हम आगे चले जाते हैं तो गेट अपने से लग जाता है। तो ये सब सारा का सारा इस्तेमाल जो हमारा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं। तो इतना बच्चों आपको याद रखना, फोटो वोल्टेइक सेल, फोटो इमिसिव सेल, फोटो कंडक्टिंग सेल, यानी फोटो सेल्स में जो इसका इस्तेमाल होता है। मतलब एक एफ नंबर खाली डाल दे रहे हैं कि इन फोटो सेल्स में बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन फोटो सेल्स जो कि 3 तरह के होते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल, फोटो इमिसिव सेल और फोटो कंडक्टिंग सेल, ये सब जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर पढ़ना है कि सबका एप्लीकेशन कैसे होते हैं। तो इतना मेरे तरफ से था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आप क्या कीजिए कि किताब में उतरिएगा या क्वेश्चन बैंक में उतरिए, प्रॉब्लम बनाइए और निश्चित तौर पर बनेगा। अब मेरा इस वीडियो का लास्ट यूनिट जो हमारा है वो है एक्सरे। अब एक्सरे में हमने 2 तरह का एक्सरे लिखा था, एक कंटिन्यूअस एक्सरे था, मतलब एक कंटिन्यूअस एक्सरे था, मतलब कंटिन्यूअस एक्सरे, और दूसरा हमारा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे को थोड़ा सा समझिए कि मान लिया कि हम कोई न्यूक्लियस लिए हैं और इसमें अगर कोई सेल है, अब यहाँ पर मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं तो वहां से एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी इमिशन भी होता है। तो अगर हम इधर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसको लिख दे रहे हैं कि ये हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर जरूर जा रहा होगा। तो ये एनर्जी लेकर हमारा मान लिया के सेल में एक इलेक्ट्रॉन था जिससे ये स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था आगे निकल गया, लेकिन इसका एनर्जी चेंज हो गया। ये जो चेंज एनर्जी हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी जो हुए, वही हमारा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे था। लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन अपना सेल चेंज नहीं किया, जिसमें था वही था, इससे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद एनर्जी चेंज किए। तो जो चेंज इन एनर्जी हमारा होगा वो hc/λ होंगे, या हमारा यही hν के बराबर होंगे। तो अगर आपको कहीं एक्सरे के क्षेत्र में चेंज इन एनर्जी पूछा जाता है तो बिल्कुल आप ये फार्मूला लगाइए, जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन के रूप में ही है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे है।
कंटिन्यूअस एक्सरे में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसका नाम जरा वो फिर एक बार याद लिख देते हैं कि ब्रेमेस्ट्रा लंग। तो इतना नॉलेज हमको चाहिए इसमें कंटिन्यूअस एक्सरे। मेन हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, यही मुख्य चीज है। और इसमें क्या होता है जो देखिए कि मान लिया कि एक न्यूक्लियस मैंने लिया है, अब हमारा क्या है कि इसमें सेल लिए गए। अब इसमें मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डाला, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स था। फिर से एक बार लिख देते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, टारगेट को स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद क्या किया, इतना एनर्जी इसका सफिशियंट था कि के सेल का जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन करके जंप करके यहाँ आ गया। यानी कि के सेल से वो एल सेल में चला गया, एनर्जी लेकर वहां गया, लेकिन ये लौटा बैक होगा जरूर। तो जब बैक होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का रेडिएशन होंगे, और यही हमारा एक्सरे होंगे। ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो बच्चों दोनों बात को ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोलिजन होता है, एक्सचेंज इन एनर्जी केवल होता है, इलेक्ट्रॉन अपना सेल नहीं छोड़ता है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे है। लेकिन अगर सेल छोड़कर अपर सेल में जाता है, फिर वहां से रिटर्न जब होगा तो कुछ न कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे होंगे। अब इस एक्सरे का वेवलेंथ अगर निकालना है तब क्या करना होगा, तो एक फार्मूला आपको निकालना होगा। एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि 1/λ बराबर होते हैं आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वेरी सिमिलर टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपने फार्मूला देखा था वही है, लेकिन इसमें बी क्या है, तो बी इज द न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी हमारा जो होता है ना, ये न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर स्क्रीनिंग, न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इसका मान थोड़ा याद रखना है कि इसका मान देते हैं कि के सेल के लिए, के सेल के लिए जो हमारा होगा वो बी का मान 1 होंगे। एल सेल के लिए जो होंगे, एल सेल के लिए इसमें हमारा बी का मान जो होंगे 7.4 होंगे। तो ये दोनों डाटा याद रखना है। अब कहीं भी आप किसी तरह का लेते हैं तो इस फॉर्मूला पर आप बैठाइएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर के सेल के लिए हम लेते हैं, फॉर के सेल, तो स्टेप फॉरवर्ड लिखेंगे कि 1/λ बराबर हो जाएगा आर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन थोड़ा आपको याद रखना है कि अगर मान लिया हम के सेल के लिए ले रहे हैं तो इसमें भी दो तरह की बातें होती है कि ये दो तरह का होता है। फॉर हम लिख रहे हैं के अल्फा, तो के अल्फा कर लेते हैं तो के अल्फा के लिए n1 बराबर 1 हो जाएंगे, n2 बराबर 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर के बीटा लेते हैं, फॉर के बीटा अगर ये लाइन लेते हैं एक्सरे के रूप में, तो n1 बराबर 1 हो जाएंगे और n2 बराबर जो है ना वो 3 हो जाएगा। तो ये सब बात एकदम याद रखनी है आपको। तो सोल्व द प्रॉब्लम, कि अगर प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं तो के अल्फा के बीटा लाइन का अगर वेवलेंथ आपको निकालना हो तो आप n1 n2 का वैल्यू याद रखिए, और इतना अगर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होने जा रहा है। अब एल सेल के लिए रहेगा तो एल अल्फा एल बीटा एल गामा जाएंगे, और आप समझते हैं कि अगर एल सेल के रहेंगे तो एल अल्फा के लिए n1 बराबर 2 लिखाएगा और n2 बराबर 3 लिखा जाएंगे। फिर एल बीटा रहेगा तो n1 बराबर 2 लिखाएगा और n2 बराबर 4 लिखा जाएंगे। देखिए एल सेल में, एल सेल का रहेगा तो यहाँ 3 बातें हो जाएगी, एल अल्फा आ जाएगा, एल बीटा आ जाएगा और एक हमारा एल गामा हो जाएगा। लेकिन एल सेल के लिए यदि करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि 1/λ बराबर हो जाएंगे मान लो आर जेड माइनस 7.4 का होल स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ बेस क्या होंगे, तो बेस में n1 बराबर 2 रहेगा। अब n1 बराबर 2 रहेगा, उसके बाद आप एल अल्फा लेते हैं तो इसमें n2 बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अगर एल बीटा लेते हैं तो इसमें n2 बराबर जो है वो 4 हो जाएगा। एल गामा लेते हैं तो n2 बराबर 5 हो जाएगा। लेकिन n1 फिक्स रहेंगे। तो इस प्रकार से ना आप पूरा वेवलेंथ किसी का निकाल सकते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का था। अब इसी में थोड़ा सा याद रखना है कि कभी कभी एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मोस्टलेज लॉ भी आते हैं, तो मोस्टलेज लॉ को भी इसी के सपोर्ट में याद रखिएगा कि रूट न्यू बराबर जो होता है वो ए जेड माइनस बी, ये इतना याद रखिएगा कि रूट न्यू बराबर होता है ए जेड माइनस बी। ये सपोर्ट देगा एक्सरे को। एक्सरे का वेवलेंथ अगर कहीं निकालना तो सिवाय लैम्डा का इस्तेमाल कीजिए। एक्सरे का वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का निकालना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। अगर एल अल्फा एल बीटा के अल्फा के बीटा कहीं भी कुछ रहे तो इतना फॉर्मूला आपको जानकर रखना चाहिए एक्सरे के रूप में।
अब थोड़ा सा और रहा लास्ट में कि अगर इतना आप सीख गए हैं तो एक्सरे के कोई प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ये हमको पूरा विश्वास है। अब थोड़ा सा खाली हमको जानना है कि कुलिज ट्यूब जहाँ एक्सरे का प्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा सा हम डाल देते हैं फोटो बनाकर ताकि याद रहे। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ द वीडियो। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ये जो होता है कुलिज ट्यूब में होता है। तो कुलिज ट्यूब जो कि बार बार आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, तो कुलिज ट्यूब है, इसका हम फोटो डाल देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए कुलिज ट्यूब लिया गया है, इसमें एक टारगेट रख रहे हैं कि टारगेट मस्ट बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंगल टू गेट द बेटर एफिशिएंसी ऑफ द एक्सरे, और ये हमारा टारगेट है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक करेगा। ये आ कहाँ से रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक हम लिख दे रहे हैं कि STS है। STS मतलब हाई टेंशन सोर्स है और इसको इंडक्शन कॉइल से जोड़े हुए हैं जो 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट तक होता है। एक बात तो याद रखिएगा कि एक्सरे में जैसे प्रोडक्शन में जाते हैं कि 30,000 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड डाटा, और इस पर भी क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। इधर जो है हम कूलिंग फिल्म्स लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सरे जब प्रोड्यूस होगा तो काफी हीट एनर्जी होंगे, तो ये हमारा कूलिंग फिल्म्स है। यहाँ से जो स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारा क्या है ना कि जो निकला है वही हमारा एक्सरे है। तो ये रेडिएशन दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एक्सरे, तो ये हमारा एक्सरे हो गया। लेकिन कितना परसेंट हमारा कन्वर्ट होता है टोटल एनर्जी का, तो ये हमारा है 0.2% ओनली, यानी टोटल एनर्जी का केवल 0.2% इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, rest amount of energy is converted into heat energy, is converted into heat। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, इसके लिए 2 स्ट्रिप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 स्ट्रिप रास्ता में लगा दिया गया जो कि नेगेटिव प्लेट के रूप में है, मेटालिक स्ट्रिप है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ताकि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन इधर उधर ना हो। तो ये हमारा कूलिज ट्यूब का पूरा सेटअप है, जिसमें आपको 2 चीज का ध्यान रखना होता है कि एक्सरे में 2 चीज होते हैं। एक तो हमारा इंटेंसिटी होता है और एक हमारा क्वालिटी होता है। तो इंटेंसिटी का कंट्रोलिंग जो होता है वो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन से होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही है, तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, और क्वालिटी जो होता है ना अप्लाइड वोल्टेज कि कितना वोल्टेज आप अप्लाइड किए हुए हैं, इससे होता है। ये सब भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटेंसिटी जो होता है इसका एक्सरे का वो I बराबर I0 IE टू द पावर माइनस म्यू एक्स होता है। इस बात का थोड़ा एक इक्वेशन याद रखना है, जहाँ म्यू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है तो वहां लिखा हुआ रहेगा कि म्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ऐसे लिख दे रहे हैं कि म्यू जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो बच्चों आपको इतना याद रखना है, इतना हमारे तरफ से है थ्योरेटिकल के रूप में मिनिमम नॉलेज। अब एक बार फिर से समरी कर दें कि हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स लिया था। एक हमारा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलिए कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था, दूसरा हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, तीसरा हमारा एक्सरे था। जो ये तीनों चैप्टर का मिनिमम नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में डाला है, और केवल इतना ही आपको सजेशन दे रहे हैं कि इतना मेरा वीडियो इसको देखिए। देखने के बाद आप आईटी का सीधा प्रॉब्लम्स बनाइए, नीट का प्रॉब्लम्स बनाइए, और अगर इतना कर लेते हैं तो वेल डिफाइंड नॉलेज आपके अंदर हो जाएगा टू गेट द सक्सेस इन फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन लाइक नीट, IIT, JEE एडवांस
तो इतना बच्चों इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, हमको लगता है, विश्वास है कि आप वीडियो को देखिए, जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक अच्छा पैटर्न मेरे साथ है देने का, जो हमारे साथ कनेक्टेड ऑलवेज रहिए आप। तो धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।